हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये 10th क्लास का चैप्टर है हिस्ट्री का, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये उसके नोट्स हैं और हम नोट्स के थ्रू अपने पूरे चैप्टर को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर द फ्रेडरिक स्यूरो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। जब चैप्टर शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा एक पेंटिंग बनी हुई है। वो पेंटिंग किसने बनाई थी? फ्रेडरिक स्यूरो ने बनाई थी। और वो पेंटिंग कब बनाई गई थी? 1848 में बनाई गई थी। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि जिस ज़माने का एक चैप्टर है, कहना चाहिए उस समय में राजाओं का शासन हुआ करता था और लोग जो थे, पूरी दुनिया जो थी वो राजाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इन एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स से बहुत परेशान थी, चर्च की जो क्लर्जी वगैरह था उनसे बहुत परेशान थी और लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से इन लोगों को इनकी गद्दियों से हटा दिया जाए। फ्रांस में ये रेवोल्यूशन सबसे पहले शुरू हुआ है और उसके बाद वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया जाए कि जिसमें लोग इलेक्ट करें, अपने नेताओं को चुनें, ठीक है। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो, इस तरह का। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हमारा चैप्टर, बेसिकली यूरोप में जो पूरा नेशनलिज्म की जो भावना आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि जब आप बहुत परेशान हो जाते हो ना, तब आप सोचते हो कि ये पावर्स हट जानी चाहिए और हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो जो फ्रेंच आर्टिस्ट हमारे फ्रेडरिक स्यूरो थे, इन्होंने भी उस ज़माने में एक सपना देखा। क्या सपना देखा था? कि भाई आज़ाद देश होना चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, उसी पे इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर द फ्रेडरिक स्यूरो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स? 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक स्यूरो? क्या सपना था इनका? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो क्या चाहते थे कि भाई पूरा दुनिया कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें आप अपना जो है नेता खुद चुनते हो, है ना। और सोशल रिपब्लिक मतलब वही गणराज्य बन जाए जहाँ संविधान हो, तो वो ऐसा चाहते थे। व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट? एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 1 पे ही आपकी हिस्ट्री की बुक में दी हुई है, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट किसके लिए आता है? जिसके ऊपर किसी का मतलब पावर, एक इतनी पावर, निर्कुंश पावर, जिसमें किसी का कंट्रोल ही ना हो, राइट। लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम, एक ऐसी सरकार या एक ऐसा सिस्टम, ऐसा रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स, जिन पे कोई भी अंकुश ही ना हो। और ऐसी पावर किसके पास होती है जिस पे कोई अंकुश नहीं होता? भाई राजाओं के पास होती है। ऑन द पावर एक्सरसाइज, मतलब जो भी पावर एक्सरसाइज की जा रही है, जो यूज़ की जा रही है, उस पर कोई रिस्ट्रेन ना होना, ऐसी पावर को हम एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ऐसी सरकार कौन सी थी? मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट मतलब राजा वाली गवर्नमेंट, जिसमें किसी का भी कोई भी मतलब राजाओं के ऊपर किसी का कोई अंकुश था ही नहीं। दैट वॉज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि वो पूरी केंद्रित सरकार थी, मिलिट्राइज्ड थी, राजाओं की अपनी मिलिट्री हुआ करती थी, एंड रिप्रेसिव, दमनकारी थी, राइट। दमनकारी कौन होता है? जो दूसरों की बिल्कुल सुनता नहीं, दमन कर देता है उनकी बातों का, ठीक है। चाहे आप उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम लेकर जाइए, और अगर वो अच्छा शासक नहीं है, तो आपकी किसी भी चीज़ का दमन कर सकता है ना। आपकी ज़मीन चाहे तो वो हथिया ले, कुछ भी, जो भी वो चाहे, ठीक है। इसीलिए उसे एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ यूटोपियन? अब हम कहा जा रहा है कि चैप्टर में कि जो फ्रेडरिक स्यूरो था उसका ये यूटोपियन विजन था, इस तरह का। अब यूटोपियन का मतलब क्या होता है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसी सोसाइटी जो कि इतनी आइडियल हो, ठीक है, जो एक्चुअली में मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब जैसे अगर आप आज के टाइम पर ऐसा सोचो कि पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, कोई आपस में लड़ता ही नहीं है, सब एक दूसरे के घर बहुत आराम से जाते हैं, एक दूसरे के थाली में बैठ के खाना खाते हैं, गले लगते हैं, हर त्यौहार सभी मना रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली अभी ऐसा नहीं है। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा सपना देखना है, यूटोपियन विजन आज के दौर में है, क्योंकि आज अभी इतनी एकता नहीं स्थापित हुई है, ठीक है। तो अब फ्रेडरिक स्यूरो उस समय क्या सोचते थे कि भाई राजा हट जाएं, क्लर्जी पावर्स हट जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि उनका यूटोपियन विजन था। यूटोपियन मतलब एक इतना कल्पना जो इतनी ज़्यादा आइडल हो, इतना अच्छा समाज कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इतना अच्छा नहीं होता है जनरली। नेम द फ्रेडरिक स्यूरो पेंटिंग, ये आ जाता है बोर्ड में क्वेश्चन। तो इनकी पेंटिंग का नाम लिखने के लिए आप लिखोगे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। से याद कर लेना, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ये कब बनाई थी उन्होंने? इन 1848 में। व्हाट इज प्लेबिसाइट? अब प्लेबिसाइट क्या होता है? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। देखो, प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्ट वोट देना, जैसे हम आज देते हैं, राइट। हम डायरेक्ट वोट देते हैं, हमारे पास क्या होता है, विच इसमें क्या होता है, जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे कहा जाता है ये इस तरह से मान लीजिए कि एक प्रपोजल आया,
उस समय के बारे में वाले कि राजा ने कहा कि हम ये काम करेंगे, तो प्लिबिसाइड में क्या होगा, लोगों से कहा जाएगा कि आप बताइए हाँ कि ना, तो डायरेक्ट वोट लोग देंगे कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह की वोटिंग को प्लिबिसाइड कहा जाता है, राइट। डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन, किसी जगह के सारे लोगों से कहा जाता है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप वोट डालिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ नेशन, नेशन क्या होता है, एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ये लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने छुड़वा दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ नेशन, एक नेशन, एक राष्ट्र के क्या एडवांटेज होते हैं। स्टेट वन एडवांटेज, आप एक एडवांटेज उसमें लिखिए। द एक्सिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। भाई देखो, अगर राष्ट्र होगा, है ना, अगर नेशन होगा जैसे कि हमारा आज है, ठीक है, हम भारत में रहते हैं, पूरा एक नेशन है, ये एक राष्ट्र है, यहाँ पावर सरकार के हाथ में और पब्लिक के हाथ में होती है। पब्लिक ने ही सरकार के हाथ में दी है, पब्लिक चाहे तो सरकार को हटा सकती है, हमें काफ़ी लिबर्टी है, हम चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, हम जो भाषा चाहें बोल सकते हैं, हम जो नौकरी चाहें कर सकते हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, राइट, लिबर्टी है हमें। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। तो अगर नेशन है तो ये गारंटी है कि हमें लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। राजाओं के शासन में आज़ादी किस बात की, राजा खराब आ जाए, बताइए, वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा फिर, ठीक है। तो विच वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। लेकिन अगर नेशन वाला कॉन्सेप्ट कब खत्म हो जाएगा, कि अगर हम कहें कि पूरी दुनिया में एक ही कानून चलेगा, चलाने वाला भी एक ही आदमी होगा, वही एब्सोल्यूटिस्ट पावर वाला, तो ये ऐसे स्थिति में ये खत्म हो जाएगा, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ गारंटी, किस चीज़ की गारंटी है भाई, लिबर्टी की गारंटी है, विच वुड बी लॉस्ट, वो खत्म हो जाएगी अगर जो है वर्ल्ड का पूरा क्या है, एक ही लॉ हो और एक ही उसका मास्टर हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम। भाई कब और कहाँ पर ऐसा हुआ था कि जब पहली बार लोगों में देखा गया कि नेशनलिज्म की भावना है इंसान के अंदर। नेशनलिज्म का बेसिकली मतलब होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने देश को अपना समझना और उससे प्यार करना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति लगाव, ठीक है, जैसे आप अपने फैमिली के प्रति लगाव रखते हो ऐसे पूरे राष्ट्र के प्रति की लगाव, ठीक है, और राष्ट्र की डिमांड करना एक तरीके से। जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन आया था वो नेशनलिज्म का आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, जब फ्रांस में लोग अपने राजा से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने एक क्रांति करी थी जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले हुआ था 1789 में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार लगभग यहीं पर ही हुआ था, इसीलिए इसे पढ़ाया जाता है क्योंकि इसके बाद ये जगह जगह पूरे यूरोप में फैला और यूरोप से धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। और आज कहीं पर भी हम देखें तो इस तरह के राजाओं वाले शासन नहीं है। आज क्या है भाई, जिस तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ है ज़्यादातर इसी तरह की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ज़्यादातर, हर जगह नहीं बोल सकते लेकिन ज़्यादातर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ तो इसके प्रभाव क्या पड़े, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन के आ सकता है। आप याद रखना फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा सोसाइटी में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ है तो ट्रांसफर हुआ, किस चीज़ का ट्रांसफर हुआ भाई, हैं पापा का ट्रांसफर हुआ, नहीं, पावर का ट्रांसफर हुआ। किसका पावर का ट्रांसफर हुआ, जो प्रभुसत्ता है, नहीं, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, जो प्रभुसत्ता थी, पूरी जो पावर थी फ्रॉम द मोनार्की, राजा से लेकर किसको दी गई, टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, किसके हाथ में आ गई, फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई पावर, ठीक है। ट्रांसफर हुआ तो सोवरेनिटी का, प्रभुसत्ता का, ठीक है, किसके हाथ से किसके हाथ में चली गई थी, मोनार्की से पावर्स फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में चली गई थी। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, ये रेवोल्यूशन है ना, ये जो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, घोषणा करती है दैट इट वाज द पीपल, लोग होंगे हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, जो राष्ट्र का गठन करेंगे। अब राजा नहीं रूल बनाएगा, पब्लिक बनाएगी, राइट, अब राजा नहीं रूल करेगा, अब पब्लिक रूल करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, राष्ट्र का गठन करेगी। कौन, फ्रांस के जो लोग हैं। एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और अब वो कहते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे, ठीक है, हमें राजा की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सुवरेनिटी, यानी कि प्रभुसत्ता जो है वो ट्रांसफर हुई थी फ्रांस के रेवोल्यूशन से, मोनार्की यानी राजा के हाथ से फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में चली गई थी। और ये रेवोल्यूशन ये घोषणा करता है कि अब जो फ्रांस के लोग हैं वही राष्ट्र का गठन करेंगे और वही उसका भाग्य तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, इसी में कुछ और पॉइंट हम बनाएंगे, सॉरी। अब यहाँ ना ये देखो, ये तो जो फ्रांस के रेवोल्यूशन से हुआ था ये इतना लिखना है, लेकिन इसके आगे के पॉइंट कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह से भी आ जाए कि आप बताइए कि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरीके से लाई गई, लोगों को ये कैसे बताया गया कि आप लोग एक राष्ट्र हैं। भाई सभी को क्या पता था कि हम तो राजा के अधीन हैं, यही हमारा राजा है, बस इतना ही वो जानते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि राष्ट्र जैसी कोई संस्था हो भी सकती है,
है ना। मान लीजिए परिवार जैसी किसी संस्था के बारे में आपको ना पता हो, तो आपको क्या पता होगा कि लोग मिलकर एक साथ रह सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं, एक साथ खा पी सकते हैं, दुख सुख शेयर कर सकते हैं, राइट। नहीं पता होगा ना अगर फैमिली जैसी कोई संस्था होती ही नहीं। ऐसे ही अगर राष्ट्र जैसी कोई संस्था नहीं थी तो लोगों को कैसे बताया जाए कि आप लोग एक देश के निवासी हो और हम सबको अपने होने वाले, हमारे ऊपर होने वाले जो भी अत्याचार है उसके खिलाफ मिलकर जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर जो बड़े बड़े जो नेशनलिस्ट थे, जो चाहते थे नेशन बने, उन्होंने बहुत सारे कुछ काम किए। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट की गई। कैसे की गई? पहला, द आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ला सेटियन एम्फेसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक आइडिया लाया गया ला पैत्रे का। वो कहा गया कि आपके पिताजी की भूमि है, फादरलैंड है, ठीक है। ला पैत्रे मतलब द फादरलैंड, और कहा गया ला सेटियन, आप यहाँ के सिटीजन हैं। और एम्फेसाइज किस बात पे किया गया? नोशन मतलब भावना, ठीक है। एम्फेसाइज द नोशन, किस नोशन पे, किस विचार को लाया गया कि यूनाइटेड कम्युनिटी को हम इंजॉय करेंगे, इक्वल राइट्स को करेंगे हम अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जैसे होता है ना, लॉलीपॉप दी गई, समझाया गया बेसिकली उन्हें कि भाई आपके पिताजी की भूमि है, आप यहाँ के सिटीजन हो, हम लोग यहाँ पर इंजॉय करेंगे, इक्वल राइट्स को इंजॉय करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को इंजॉय करेंगे। इस विचार पर काफ़ी बात की गई। नेक्स्ट चीज़ है, और कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी आई? केवल एक काम से नहीं आई, दूसरे काम क्या किया उन्होंने कि भाई अ न्यू फ्रेंच फ्लैग एंड द ट्राई कलर वॉज चूजन। एक नया फ्रांस का जो है वो फ्लैग जो 3 रंगों का था वो चूज किया गया टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। और उस फ्लैग ने किसको रिप्लेस किया था? वो जो राजा वाला जो फ्लैग था उसकी बजाय पब्लिक के सामने एक नया फ्लैग लेकर आए, बोले ये है अब हमारा फ्लैग, राइट। मतलब फीलिंग्स को कहना चाहिए डेवलप करने वाली बात आ रही, कैसे इन्होंने डेवलप करी लोगों के अंदर, है ना। तभी तो सब मिलकर लड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, ठीक है। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, समझ लो ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट किया गया, ठीक है। युद्ध लड़ने के लिए आपको ऐसे वाले, जैसे हमारे उस समय थे ना गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, है ना, वो भी तो कोई ना कोई उनका भी तो एक ग्रुप होगा ना। ऐसे ही समझ लो कि फ्रांस में भी एक जो है वो क्या किया गया, इलेक्टेड जनरल नहीं, उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब समझ के रखना कि चुना था उन्होंने, लोगों को उसमें चुना था। बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन किसे कहते थे उस जमाने में? जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसमें औरतें नहीं होती थी, ये बात याद रखना, और उसमें गरीब लोग भी नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो केवल अमीर आदमियों को ही अधिकार था, वो एक्टिव सिटीजन कहलाते थे वहाँ के। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो जनरल असेंबली का क्या नाम रखा गया था? सॉरी, स्टेट जनरल का नाम क्या रखा गया था? नेशनल असेंबली, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यू हाइम्स वर कंपोज। नई नई स्तुतियाँ, जैसे आप अपने गाते हो, है ना, वंदे मातरम या कोई भी अच्छा इस तरह का जो देशभक्ति वाले गीत है, क्यों गाते हो? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे अंदर देशभक्ति की फीलिंग आती है, डेवलप होती है, राइट। तो ऐसे ही इन्होंने भी क्या किया, नए नए हाइम्स जो स्तुतियाँ हैं वो कंपोज की, जिससे कि वह लोगों को सुनाएंगे तो लोगों में देशभक्ति जागेगी, देश के प्रति प्यार जागेगा। ओथ्स टेकन, शपथ खाई गई, है ना, कि हम अपने देश के लिए जान देंगे, हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे आप ना किसी को उकसाते हो ना ये सब करने के लिए, बस वही सब किया जा रहा था। एंड यू नो मार्टियर्स कॉमोमरेट, शहीदों को याद किया गया कि भाई देखो इन लोगों ने हमारे लिए जान दिया। उन्होंने, जैसे आज हम शहीदों को नहीं याद करते कि गांधी जी ने हमारे लिए याद किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, ऐसे ही उसी समय भी यही हुआ था। जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे, उनको कॉमोमरेट किया गया, उनका गुणगान किया गया, उनके बारे में लोगों को बताया गया। ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन। और ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन मतलब ये बताया गया लोगों को कि इन्होंने राष्ट्र के लिए किया है तो आप भी कीजिए बेसिकली, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। एक पूरा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, ठीक है, वो लागू की गई। एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। और क्या किया गया कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया था उस समय जिसमें जो पूरे देश के लिए कानून हैं वो एक जैसे कानून, यूनिफॉर्म लॉ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि चर्च के आदमी के लिए कोई और कानून होगा, हमारे लिए कोई और कानून होगा, गरीब आदमी के लिए कोई और कानून होगा, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म लॉ लाने के लिए, है ना, पूरा ये क्या गया था, एक सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, जैसे हमारी सेंट्रल पावर होती है ना देश की, तो पूरे देश में सेम ही चीज़ चलाती है वो। ऐसे ही समझ लीजिए कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया था कि, और उसको मतलब लागू किया गया था। और इससे क्या हुआ था, पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ जो है वो लाया गया था सभी सिटीजन्स के लिए, पूरी टेरिटरी पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड। जो बाहर से आयात निर्यात की जो कस्टम ड्यूटीज़ चल रही थी उसको जो है वो बंद किया गया था। ये इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए, ये नेशन के अंदर ही होना चाहिए, इंटरनल है ये इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनल है, राइट। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया था और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया था। क्या मतलब हुआ, पहले क्या होता था फ्रांस में कि एक जगह से ना बहुत सारे टुकड़ों में तो बटा हुआ था यूरोप। तो फ्रांस में क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर आपको टैक्स देना है, फिर थोड़ा सा और आगे चलिए फिर आपको टैक्स देना है, फिर आगे चलिए फिर टैक्स देना। इतना ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा पैसे, जैसे ना वहाँ पे
वैल्यू भी अलग अलग हो जाती थी। मान लो कि कोई कपड़ा 4 मीटर का यहाँ पर है तो दूसरे में आगे जाओगे तो वो 3 मीटर ही बन जाएगा, फिर 3 मीटर से आगे जाके क्या होगा, वो 10 मीटर ही रह जाएगा, बन जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलता था, यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी। जैसे आज तो हमने मान लिया कि इंची टेप जो है वो सारी दुनिया मानेगी सेम इंची टेप, राइट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यूनिफॉर्म सिस्टम ही नहीं था वेट का और मेजरमेंट का, है ना। आज आपने 1 किलो गेहूँ दिल्ली में नापा तो 1 किलो निकला, और लखनऊ पहुँचते पहुँचते वही 5 किलो बन गया, उसके आगे पटना पहुँचे तो वो आधा किलो रह गया। तो यूनिफॉर्म नहीं था। अभी तो बाट जो होते हैं हमारे यहाँ, टेप जो होता है वो पूरी दुनिया में सेम ही चल रहा है ना, लेकिन पहले नहीं था। तो पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया था इंटरनल। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ अबॉलिश कैसे की गई थी कि भैया अगर आपने इतनी सारी जगहों में देश बांट रखा है ना फ्रांस को, तो हर जगह से निकलने पर आपको इतनी इंटरनल ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी जैसे पहले देनी पड़ती थी। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे दो तो ट्रेडर तो परेशानी हो जाएगा ना, इतना कितना दूर में। नेक्स्ट आ जाता है रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया था। समय आर फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, क्योंकि फ्रेंच भाषा को एक्चुअली आगे बढ़ाया गया था, क्योंकि वो ना भाषा बोली जाती थी पेरिस में और पेरिस के लोग इसे लिखते भी थे, और इसको कॉमन लैंग्वेज बनाने का प्रयास किया। बेसिकली लोगों को क्या है भाई, एकता का भाव लाने के लिए। सब एक जैसी भाषा बोलेंगे, आराम से बातचीत कर पाएंगे, है ना। और फिर लोगों को लगेगा कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। अब मान लो कि मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ तो मुझे साउथ इंडियन थोड़ा तो अपने से अलग लगते ही है ना। तो ये चीज़ हो जाती है कि जब थोड़ा लैंग्वेज अलग होती है ना, तो हम क्या होगा कि 4 साउथ इंडियन बैठे हुए हैं और एक नॉर्थ इंडियन बैठा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ना अलग महसूस करेगा कि यार नहीं, मैं तो थोड़ा सा अलग हूँ इनसे, है ना। तो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। लेकिन वहीं अगर उसको नॉर्थ इंडियन मिल गया तो वो बहुत एकदम क्या होता है कि वो एकदम ईजी महसूस करने लगता है। तो लगभग यही वही बात हो गई कि इसीलिए लैंग्वेज जो थी उन्होंने एक कर दी कि भाई कॉमन लैंग्वेज होगी अगर फ्रेंच, तो सब लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए किया गया था। तो ये सब कुछ क्यों किया गया कि फ्लैग लाया गया, शहीदों को याद किया गया, और जो अपना ये सब कस्टम ड्यूटीज़ हटाई गई, ये सब इसीलिए किया गया कि पूरे लोगों को ना ये समझा दिया जाए कि ये हमारा नेशन है, हम सब जो हैं अंदर ही अंदर एक है। एकता की भावना लाने के लिए किया गया था, एक कलेक्टिवनेस लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आ जाता है क्वेश्चन, मतलब जो पिछला मैंने पढ़ा है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आता है, और ये जो है करीबन 3 नंबर में आ जाएगा जो आप पढ़ा रही हूँ। राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट क्या होता है भाई? मॉडर्न स्टेट है मतलब राजा वाला, और नेशन स्टेट जैसे हम आज रह रहे हैं। तो मॉडर्न स्टेट में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरन कंट्रोल ओवर ऑल डिफाइंड टेरिटरी। अब सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब केंद्रीय शक्ति जो होती है, पूरी जो प्रभु सत्ता होती है, उसे कंट्रोल कौन करता है? एक डेफिनेट टेरिटरी, राजा की एक डेफिनेट टेरिटरी होती है कि भाई इतना इतना बड़ा मेरा राज्य है। उसमें सेंट्रलाइज्ड पावर किसके हाथ में होती है? पूरी सॉवरेन पावर जो कि कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्रभु सत्ता का पूरा पूरा कंट्रोल किस में आता है? मॉडर्न स्टेट में राजा के हाथ में होता है, राइट। तो एक ऐसा मॉडर्न स्टेट किसको बोलते हैं जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज की जाती है, यानी कि यूज़ की जाती है। सॉवरेन जो कंट्रोल होता है वो ओवर अ लार्ज डिफाइंड टेरिटरी पर रहता है, मतलब एक राजा का शासन रहता है, मोटा मोटा समझो तो। और नेशन स्टेट में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली रूलर डेवलप करते हैं सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर करते हैं हिस्ट्री और डिसेंट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादातर सिटीजन्स जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। हम कैसे ज़्यादातर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें? हम चुनाव में वोट नहीं देते, तो हमारा पार्टिसिपेशन तो होता ही है ना, ठीक है। और वो कह रहे हैं नॉट ओनली रूलर्स, केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ रूलर ही, बल्कि सिटीजन्स भी ज़्यादातर जो होते हैं, मेजॉरिटी जो होती है, वो डेवलप करते हैं सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी कि भाई तुम भी एक हो, हम भी एक हैं। मोदी जी बोले तो वो भी बोलेंगे हम मैं भारतवासी हूँ, हम बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे हम भारतवासी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारे देश का इतिहास सेम है, हमें पता है। और हमारे डिसेंट जो हैं, डिसेंट मतलब क्या होता है भाई? हमारे पूर्वज, ठीक है। तो हमारे पूर्वज भी जो हैं वो सेम रहे हैं। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट का अंतर लगभग इसी तरीके से आप समझ के रखिएगा। डेफिनेशन यही उतार दीजिएगा एग्जाम में, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक स्यूरो बिलोंग? कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? ऑब्वियसली फ्रांस से बिलोंग करता था। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम, है ना। उसने अपना सपना देखा था, नेशन स्टेट होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लोग बहुत आराम से रहे। तो वो फ्रेडरिक स्यूरो ने कह रहा था, एक आर्टिस्ट था, उसने पेंटिंग बनाई थी। नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक स्यूरो इन 1848। रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो ये याद करें ना, लेकिन ये बहुत आता है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल भी। एक्सप्लेन द थीम ऑफ फ्रेडरिक स्यूरोस पेंटिंग। थीम क्या थी? ये लंबे क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रेडरिक स्यूरो ने पूरी पेंटिंग में क्या बना रखा है भाई, क्या दिखा रखा है उसने अपनी पेंटिंग में? तो पेंटिंग शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। उस पेंटिंग में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। SSTM आइडिया इसे पॉइंट्स में लिखिएगा। सेकंड पॉइंट में आएगा कि मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस, आदमी और औरतें हर एज के एंड सोशल क्लास के, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, वो लाइन में बना के चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग होमेज, है ना। जैसे नमस्ते करते हुए जाते हैं ना, किसको ऑफर कर रहे हैं? अपना होमेज, अपनी वंदना किसको करते जा रहे हैं? किसको?
सम्मान देते जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एज दे पास बाय। तो जितने भी आदमी और औरतें हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से निकलते हैं, उसको नमस्ते करते हुए आगे निकल जाते हैं। अ फीमेल फिगर शोन विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें कि जो फीमेल फिगर हैं इनके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी कि ज्ञान की मशाल है इन वन हैंड, चार्टर ऑफ राइट्स है ऑफ मैन इन अदर हैंड, और आदमियों के अधिकारों का घोषणा पत्र कि आदमियों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे वो दूसरे हाथ में है। फोर्थ पॉइंट पे आइए, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड। और सामने क्या पड़ा है पेंटिंग में, सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने ग्राउंड में क्या पड़े हुए हैं, द इमेज लाई द शैटर्ड। इमेज में क्या है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जितने भी ये राजाओं वाजाओं के टूटे फूटे मुकुट पड़े हुए हैं उनका साइन है ये कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं पेंटिंग में, बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि अब राजाओं का शासन खत्म हो गया है। ये देखो पड़े हुए टूटे मुकुट, वो तब तक खत्म नहीं हुआ था। फ्रेडरिक स्यूरो ये इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा होगा ज़िंदगी में मेरे, ऐसा होगा, तो वो ये सब शो कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को दिखा रहे हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट के जो निशान है ना, ये मुकुट वुकुट ये देखो ऐसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो ये उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिखाया था, इन स्यूरियोस यूटोपियन विजन। यूटोपियन समझ गए ना, काल्पनिक विजन, जो उनका बहुत बढ़िया वाला नेशन वाला विजन था। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। लोगों को कैसे ग्रुप किया गया था कि ये नेशन है, ये नेशन है, ये नेशन है। और यहाँ पर कैसे समझा रहे हैं, वो जो लाइन लंबी सी चली आ रही है ना, तो पहचाने कैसे कि कौन कौन सा नेशन का है, फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स से। ठीक है, फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स से उन्हें पहचाना जा सकता है फ्रेडरिक की पेंटिंग में कि ये जो लाइन में लोग आ रहे हैं ये यहाँ के हैं, ये आ रहे हैं ये जर्मनी के हैं, ये फ्रांस के हैं, ऐसे करके ऐसे। वैसे जर्मनी उस समय जर्मनी बना भी नहीं था, वो तो बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन थी एक तरीके से उस समय जब फ्रेडरिक स्यूरो ने पेंटिंग बनाई है। बट उसने अपनी पेंटिंग में जर्मनी का जिक्र किया है क्योंकि लोग बनाना चाहते होंगे ना, तो उसने पेंटिंग में ही दिखा दिया, क्योंकि जो बना नहीं था उस समय वो पेंटिंग में है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अब क्या दिखाया है फ्रेडरिक स्यूरो ने, देखो आसमान में आप देखना अपनी पेंटिंग में जो परियावरियाँ हैं है ना, संत वंत दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंजल्स वगैरह बड़ी खुश हो रही है नीचे सीन देखकर, ये दिखाया हुआ है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज। वो आर्टिस्टों ने क्यों यूज़ किया है ऐसा, है ना, तो ये सिम्बलाइज क्या कर रहे हैं, फर्टानिटी को, भाईचारे को, अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में भाईचारा आ गया। तभी तो यूटोपियन विजन का, पूरी दुनिया में तो भाईचारा आज भी नहीं आया। ठीक है, तो इनका यूटोपियन विजन इसीलिए दिखाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट वाज डिक्लेयर्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ तो क्या कहा रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे, जैसे आप अपने देश से कनेक्ट करके देखो ना, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो क्रांतिकारी क्या कहते थे, अब हमारा शासन होगा, बस वैसे ही समझ लो। तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, ठीक है, यहाँ कुछ और किया है, मतलब वो तो शासन वाली तो बात होगी, लेकिन आगे देखो रेवोल्यूशनरीज से क्या कहा कि व्हाट वाज द डिक्लेयर्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, राजा वजा को हटा दिया इन्होंने, मार दिया। फिर क्या होता, द रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच रिलेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। इन अदर वर्ड्स हम कहें, टू हेल्प अदर पीपल टू ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। अच्छा भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने फिर ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये देखो, हमने तो अपना राजा मारवार के हटा लिया है, हम तो अपने यहाँ क्या ले आए हैं, हम तो अपने यहाँ सिटीजन वाला जो है शासन लेकर आ गए। तो अब हमारा ये मिशन है, क्रांतिकारी कहते हैं, अब हमारा ये मिशन है कि हमारी ये डेस्टिनी है, हमारा ये भाग्य है कि क्या है कि हम लिबरेट करें, हम स्वतंत्र कराएं जितने भी यूरोप के लोग हैं डेस्पोटिज्म से, उन्हें निरकुंश शासक, निरकुंश राजाओं से, है ना, उनको जो है हम क्या कराएं, उनको जो है आज़ाद कराएं। बेसिकली हम तो आज़ाद हो गए, अब हम यूरोप में जितने भी लोग हैं उनको भी अपने उनके राजाओं से आज़ाद कराएंगे, ये वो कहते थे। व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। अब क्या यूरोप में इतने संविधान में क्या बदलाव आए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो कैसे बदल गया, कहाँ से रूल आ गए फ्रांस में जब ये सब कुछ हो रहा था, नहीं है। व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड, क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। पॉलिटिकल, राजनीति कैसे बदल गई, भाई राजा की राजनीति चल रही थी एक टाइम पे, और चर्चों की वाले लोग थे जो क्लर्जी वगैरह थे, उनकी राजनीति चल रही थी। क्या इतना सब कुछ बदल गया, कैसे सिनेरियो सब चेंज हुआ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। सीधी सी बात है, आपने क्या पढ़ा, वो क्या कहने हैं, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेन चेंज क्या था, मेन ये था कि सारी पावर राजा के हाथ में से छीन के किसको दे दी गई थी, सिटीजन के हाथ में आ गई थी। ठीक है,
तो यही आपको बताया फिर से। व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्न स्टेट, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, फिर भी बता देती हूँ। चलो, मॉडर्न स्टेट इज अ स्टेट इन विच जो सेंट्रलाइज्ड पावर होती है वो एक्सरसाइज यानी कि यूज की जाती है। सॉवरन प्रभुसत्ता एक्सरसाइज्ड, सॉवरन कंट्रोल जो होता है ओवर अ क्लियर्ड डिफाइंड टेरिटरी पर। ठीक है, मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज्ड पावर जो होती है वो कैसे एक्सरसाइज की जाती है, पूरा सॉवरन जो पूरा कंट्रोल होता है, प्रभुसत्ता का जो पूरा कंट्रोल होता है वो ओवर अ लार्ज क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे किया जाता है। करता कौन है, आपको पता ही, राजा वगैरह करते थे। व्हाट इज मेंट बाय नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होता है, हम इतना चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद द नेशन। भाई क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरा नेशनलिज्म क्या है, भाई मैं भारतवासी हूँ, राइट। तो मुझे पता है ना मैं भारतवासी, उन्हें नहीं पता था, उन्हें तो पता था राजा की ज़मीन, हम राजा की ज़मीन पर आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं था, राइट। वो कनेक्टेड ही नहीं थे किसी तरीके से। आज मैं यहाँ से कहीं पे भी चली जाऊँ पूरे भारत में तो सब लोग यही बोलेंगे ना, हम भी भारतवासी हैं, मैं बोलूँगी मैं भी भारतवासी, तुम बोलोगे तुम भी भारतवासी, राइट। हमारे अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, राइट, कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि हम सब भारतवासी हैं। उस समय उन लोगों पर नहीं थी, ठीक है। तो नेशनलिज्म होता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हमारी पहचान क्या है विद द नेशन। तो हम कहते हैं ना, हम नेशन क्या है, हमारी माता है भारत, तो राइट। जो व्हाट डू द आइडियाज ऑफ लापेत्रे लासेटियन एम्फेसाइज, लापेत्रे लासेटियन किस आइडिया को दिखाते हैं, तो द आइडिया ऑफ लापेत्रे यानी कि फादरलैंड, और लासेटियन क्या बताता है, एम्फेसाइज करता है द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। लासेटियन का मतलब हम सिटीजन्स हैं, और इस बात पे एम्फेसाइज करता है, इस नोशन पे, इस विचार पे एम्फेसाइज करता है कि हमारी कम्युनिटी क्या है, इक्वल राइट्स को जो है वो यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय कर रही है, इक्वल राइट्स को अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंतर्गत हम सब जो हैं वो इक्वल राइट्स को जो है वो एक तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। विच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनलिज्म, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। When the news of the events of France reached in different cities of Europe, which club was formed and by whom? अब जब देखो यूरोप में क्या हुआ, ये फैल गई बात कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, कौन कौन से क्लब्स बनने शुरू हुए। जैसे आपको पता होगा, जैसे ये ना भाई पहले भी क्या होता था, जब हम ब्रिटिश सरकार से अपने आप को मुक्त कराने की कोशिश करते थे तो लोग सीक्रेट में सोसाइटीज़ नहीं बना लेते थे, अपने ग्रुप नहीं बना लेते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस, मान लो 10-5 आदमियों का, उनका भी अपना ग्रुप होगा, जब वो लड़ाई वड़ाई करते थे जाके इधर उधर, है ना, भगत सिंह वगैरह, सतगुरु, है ना। तो जितने भी ये लोग होते हैं अपने कुछ ग्रुप्स बनाते हैं ना, ऐसे ही समझ के रखो ना, डिफिकल्ट लगेगा ये चैप्टर तुम्हें, ठीक है। तो व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स, जो भी घटनाएं फ्रांस में हो रही थी, जब ये क्या हुआ, डिफरेंट जगह पर पहुंची, सिटीज़ में यूरोप की अलग अलग जगहों पर पहुंची, तो स्टूडेंट्स और जो अदर मेंबर्स थे ना, उन्होंने भी क्या किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो थे, स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास वगैरह जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जैकबिन क्लब्स बनाने शुरू किए। फिर लोग उस क्लब को ज्वाइन करते थे, उस क्लब में डिसाइड करते थे कि अब हम अपने राजा को कैसे हटाएं, पावर अपने हाथ में कैसे लें, चर्च के क्लर्जीज को कैसे हटाएं, ये सब भी चल रहा था वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। इन विच कंट्रीज द फ्रेंच आर्मीज मूव्ड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। अब फ्रांस की कंट्री ने बताया था ना कि अब हमारा मिशन है, हमारी डेस्टिनी है कि हम बाकियों को भी आज़ाद कराएंगे। फिर किधर गए आज़ाद कराने, किन्हें आज़ाद कराने पहुंचे, तो फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। यहाँ पर 1790s के आसपास की अगर बात करें तो हॉलैंड में गए, बेल्जियम में गए, स्विट्जरलैंड में गए, ठीक है, और इटली वगैरह में भी ये लोग पहुँचे थे ना। नेक्स्ट बात करिए कि व्हाट हैपेंड विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स। भाई इतनी क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे, है ना, तो इनसे क्या हुआ, देखो, विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जब इस तरह की क्रांति हो रही थी तो क्या कर रहे थे, जब ये पूरा आउटब्रेक हो गया ना, सब जगह रेवोल्यूशनरी वॉर्स होने लगे, तो इस समय ये हो रहा था कि जो फ्रांस की आर्मी थी ना, वो जगह जगह जाके नेशनलिज्म का आइडिया फैला रही थी इधर उधर, ठीक है। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रांस के रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या हुआ, विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जिसने ना यूरोप के लोग जो थे, बाकी भाई फ्रांस को छोड़ के बाकी जो पूरा यूरोप था उस पर क्या ऐसा प्रभाव डाला, अदर पार्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ा। तो द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। पहला, स्टूडेंट्स ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू किए, लग रहा था ना उन्हें कि हम भी आज़ाद हो जाएंगे, भाई ये हो गए तो हम भी हो जाएंगे, और ये तो वैसे भी जा जाके उकसा रही थी इनकी आर्मी इधर उधर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स थे और अदर जो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू किए। आफ्टर द इवेंट क्या होता है, फ्रांस रीच्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। बताया अभी आपको, आर्मी इधर उधर पहुंची थी, यूरोप की अलग अलग जगह गई थी। नेक्स्ट काम इन्होंने क्या किया था, देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड बाय अ वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज़। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ या फिर जो भी ये कैंपेन्स वगैरह कर रहे थे, तो इनको गाइड कौन कर रहा था, प्रिपेयर नहीं, ये लोग जो बाकी जगह कर रहे थे, इस तरीके से क्या हुआ, फ्रांस की आर्मी और अंदर घुस गई,
उनके लिए रास्ते खुल गए थे, क्योंकि अब ये भी समझ रहे थे ना यूरोप के बाकी लोग कि फ्रांस की आर्मी को आने दो, इन्हें तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था कि ये आएंगे तो हमें भी आज़ादी दिला देंगे, इनको तो मिल ही गई है, ये हमको भी दिला देंगे। तो इनको ना एक जो पूरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, कैंपेन्स हो रहे थे, तो इन्होंने फ्रांस की आर्मी के लिए भी एक रास्ते खोल दिए थे। और फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। पहले में वो जाना चाहते थे, दूसरी बात में उनको आने के लिए रास्ता मिला, और तीसरी बात में वो घुस गए। ठीक है, व्हाई डिड नेपोलियनिक वॉर बिगिन। अभी नेपोलियन आता है, यही तो एक्चुअली हमारा पहले हीरो बनेगा, फिर ये विलन बन जाएगा। ठीक है, अब नेपोलियन ने भी युद्ध लड़ने शुरू करे थे, फ्रांस की आर्मी की तरफ से यही था मेन लीडर, अभी जो आप चैप्टर में पढ़ रहे हो। तो नेपोलियनिक वॉर बिगन हुए थे 1797 से, व्हेन नेपोलियन इन्वेडेड इटली, जब नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। लिस्ट द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या किया, उसने नेपोलियन जब आया पिक्चर में, तो नेपोलियन ने कुछ ना अपने बहुत बड़े सिविल कोड बनाए थे उसने 1804 में। अब रूल समझ लो, ऐसे ही समझ लो एक तरीके से, यूजुअली जिसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहले क्या होता था, जन्म के आधार पर लोगों को अधिकार मिल जाते थे। मान लो कि जन्म के अधिकार कैसे हो गया, जैसे कि आप इस पदवी पर आपका बेटा ही बैठेगा, क्योंकि आपने जन्म लिया है, ये ज़मीन आपको जन्म के आधार पर मिल जाएगी। पर अभी जन्म के आधार पर इसने ख़त्म कर दिया, नहीं कोई प्रिविलेज, मान लो कि चर्च का पादरी है, उसका बेटा ही पादरी बनेगा, जन्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर इसने ख़त्म किया। इसने बोला कि नहीं भैया, ये प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए जन्म के आधार पर। बढ़िया काम किया। दूसरा बात इसने क्या किया, इट इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसने कहा कानून के सामने सब बराबर हैं, और आपको ना आपकी ज़मीन पर मालिकाना अधिकार होगा। पहले क्या होता होगा, केवल राजा के पास सारा ज़मीनों के अधिकार होते होंगे, लेकिन अब क्या होने लगा कि नहीं, प्रॉपर्टी में मालिकाना अधिकार मिलने लगा। नेक्स्ट बात इसने क्या की थी, तीसरा आ जाता है, ही सिंप्लीफाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को उसने क्या किया था, सिंप्लीफाई कर लिया था। काम इसका, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, पूरा देश कैसे चलेगा, कौन सा मंत्री है मुझे अपॉइंट करना चाहिए, ऐसे। और क्या किया उसने, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश किया था। पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था, मतलब जमींदारों को पैसे वगैरह देने पड़ते होंगे, लेकिन इसने वो ख़त्म किया एंड फ्री कर दिया था पीजेंट्स को। फिर किसान तो फ्री हो गए। फिर किससे फ्री किया उन्होंने, भूत जो सर्वडम होता है ना भूमि पर ना, पहले दास लोग काम करते थे। जैसे दास लोग कैसे होते हैं बच्चे, कि जैसे आपने गुलाम नहीं सुने, बस वैसे ही समझ लो कि आपको यहाँ काम भी करना पड़ेगा, पैसे भी नहीं मिल रहे, तो मोनोरियल ड्यूज़ पूरा फंस जाते थे लोग किसान विसान पैसे वैसे देने के लिए। तो इन सब से ना पूरा इसने नेपोलियन ने ना आज़ाद करा दिया था। इन द टाउन टू इसने क्या किया था, गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस, जो जागीरदारी गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। जागीरदारी शुल्क नहीं, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन गलत लिखा हुआ है यहाँ। इसने गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव्ड। पहले क्या होता था कि जैसे ना गिल्ट बना लेते थे, गिल्ट क्या होता है, ग्रुप बना लेना। तो व्यापारी लोग मान लो अपना ग्रुप बना ले रहे हैं, माने या एक एरिया में 10 व्यापारी काम कर रहे हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, तब ना गिल्ट बना लेते थे। तो गिल्ट ना राजा बनाने नहीं देता होगा, क्या सोचता होगा कि भैया अगर ये ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, मेरी पावर खतरे में ना पड़ जाए, तो पहले गिल्ट नहीं बना देते थे, लेकिन गिल्ट बना के काम करना आसान हो जाता है। तो इन्होंने ना फिर इसने गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया कि नहीं, आप गिल्ट बना सकते हो, अपने अपने ग्रुप्स बना सकते हो, क्लास में बच्चों का गिल्ट बना सकते हो, है ना। कौन से वाले मैथ में जो अच्छे बच्चे हैं, ग्रुप बनाना बेसिकली मोटा मोटा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। अब नेपोलियन ने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव करा था इसने। नेक्स्ट, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन तो बड़े इंजॉय कर रहे थे, बड़े खुश हो गए थे। अब ये काम में मत लिखना, पॉइंट में लिखा हुआ, लेकिन काम में मत लिखना, ये लिखना इसका आउटकम ऐसे बना देना, ऐसे आउटकम क्या हुआ। तो सब लोग बड़े खुश होने लगे, बोले नेपोलियन तो देखता आ गया भाई, हमारे जीवन में बहुत ही बढ़िया सब कुछ चलने लगा। तो बिजनेस, अब ये भी पूछेंगे कि नेपोलियन के आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो शुरू में तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही, ठीक है। तो सब लोग बड़े खुश थे, पीजेंट्स भी खुश थे, आर्टिशंस भी खुश थे, वर्कर्स भी खुश थे, बिजनेसमैन भी खुश थे। अब बिजनेसमैन जो थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे ना, जो सामान बनाते थे इन पर्टिकुलर, वो बिगिन टू रियलाइज, उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि जो यूनिफॉर्म लॉ इसने सारे दुनिया देश में ना पूरा जो सेम कानून बना दिया ना, बहुत बढ़िया काम किया इसने। स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा किया, वरना पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था घर से कितना लेके चल रहे हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये कितना नापा जाएगा, ये भी बहुत अच्छा हो गया। कॉमन नेशनल करेंसी, पहले नेशनल करेंसी भी अलग अलग होती होगी, है ना, जैसे हमारी और दूसरे देश की अलग अलग होती है, ऐसी पहले लोकल भी अलग अलग होती होगी। तो अब इसने कॉमन नेशनल करेंसी बना दी, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो बिजनेसमैन को लगा कि इससे ना फैसिलिटेट हो रहा है, आराम हो रहा है मूवमेंट में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, है ना। हम अपना जो सामान इधर उधर लेके जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत आसानी होगी। एंड द कैपिटल वन रीजन टू अनदर, ले जाना भी आसान है। गुड्स एंड कैपिटल यानी कि सामान और पैसा इधर से उधर लाना ले जाना आसान है, वरना एक्सचेंज कराते रहो। अभी आप एक्सचेंज कराते हो जब करेंसी, तो आपको लगता नहीं कि नुकसान हो गया कहीं, है ना। तो वो लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट था। अभी मुझे बोलो कि आप आज पाकिस्तान की करेंसी में अपने नोट बताओ, फिर अगले दिन कहीं और की में बताओ, फिर अगले दिन कहीं और की में बताओ। अभी कैलकुलेट करते करते ही ना इंसान की ना दिमाग की दही हो जानी है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई मेन एम क्या था, क्यों हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो द मेन एम फ्रॉम ऑफ
फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वॉज टू इस्टेब्लिश द सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वल प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई क्या चाहते थे वो? यही तो चाहते थे कि फ्रीडम होनी चाहिए। भाई राजा के शासन में फ्रीडम नहीं मिल रही थी इन्हें, तो फ्रीडम चाहते थे, ऐसे समझ लो, बोलने की फ्रीडम चाहते थे, है ना, पूरा ये हर चीज़ में वो चाहते थे कि भाई थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए हमको, ठीक है। द सिस्टम मस्ट एक्सेप्ट सॉवरेनिटी, ये सिस्टम जो है पूरी प्रभुसत्ता को कैसे स्वीकार करता है कि भाई सॉवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब हमारी जो भूमि है ना उस पर हमारा ये अधिकार होना चाहिए, हमारे पास सॉवरेनिटी का मतलब होता है प्रभुसत्ता, है ना। और क्या, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, बस इस चीज़ के लिए आया था ये, मेन इसका फीचर यही था, मेन एम यही था कि प्रभुसत्ता हमारी हो, हमारे अपनी ज़मीन जो हमारी है बस हमारी ही होनी चाहिए प्रभुसत्ता। और दूसरी क्या होनी चाहिए कि भाई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कैसे, जैसे हमारे भाई हम क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो चुनते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द स्टेट जनरल रीनेम्ड, बताया था अभी मैंने आपको, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेसेज और सिटीज़ फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम। भाई कहाँ वेलकम की गई? मैंने कहा था ना कि हम सबको आज़ाद कराएंगे, तो कहाँ वेलकम की गई? हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन सिटीज़ जैसे कि ब्रसल्स में, मेज में, मिलान में, वर्साओ में जो फ्रांस की आर्मीज थी ना बहुत वेलकम की गई। इनको तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोलते थे, कहते थे आगे भैया यही देवता है ना, यही दिलाएंगे हमें आज़ादी। What did the initial enthusiasm? Why did the initial enthusiasm turn into hostility? शुरू में तो सब बड़े खुश हो रहे थे, ये लोग आ रहे थे, नेपोलियन और उसकी आर्मी आ रही थी, लेकिन बाद में ये इतने उदासीन क्यों गए, इतने निराश क्यों गए, क्या इन्हें इतना दुश्मनी दिखाई देने लगी? बोले नहीं भैया ये तो बहुत ख़राब लोग हैं, क्या हुआ था? इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड इन पॉलिटिकल फ्रीडम विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ये लोगों को समझ में आ गया कि ये जो आपका पूरा नया आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे लिए बनाया ना, यूनिफॉर्म लॉ बना दिया, कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी, एक करेंसी कर दी, बहुत सारे आपने हमारे लिए अच्छे काम किए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करवा दिया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उसके बदले में जो पॉलिटिकल फ्रीडम आपने हमसे छीन ली, इसने क्या किया था, आके राजाओं को फिर से गद्दी दे दी थी, ठीक है। राजाओं को बड़ी मुश्किल से हटाया गया, नेपोलियन ने वापस से राजा वाला सिस्टम ला दिया था, तो उसने कहा नहीं भैया ये पॉलिटिकल फ्रीडम आपने मुझसे छीन लिया तो ये नहीं चलेगा। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, अब इसने क्या किया, टैक्स बहुत बढ़ा दिया, नेपोलियन आया इसने इंक्रीज कर दिया टैक्स इंक्रीज करोगे पब्लिक पे बोझ पड़ेगा ना जेब पे, सेंसरशिप लगा दी कि भाई मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, राजाओं के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। सेंसरशिप क्या होती है, आज अखबार में लगा दो सेंसरशिप, तो मर्जी से आप नहीं छाप सकते, फिर कुछ भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको सब चीज़ के लिए। तो लोगों को लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इतना टैक्स भी दे रहे हैं, फिर हम अपनी मर्जी के मालिक तो रहे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारी खत्म ही हो गई एक तरीके से। फोर्स सेंस कॉन्स्क्रिप्शन होने लगे थे फ्रेंच आर्मी में। नेपोलियन क्या चाहता था, वो चाहता था मैं पूरी दुनिया जीत लूँ, तो क्या दुनिया जीतेगा, अकेला जाएगा क्या तलवार लेके घोड़े पे बैठ के? नहीं ना, फिर आर्मी चाहिए बहुत सारी। तो क्या करने लगा, ये जगह जगह जहाँ जाता था हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी तो कहलाते थे, शुरू में बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन बाद में लोग परेशान हो गए क्योंकि ज़बरदस्ती अपनी सेना में आदमियों को भर्ती करने लगा। भाई नहीं मरना हमें, राइट, नहीं मरना हमें क्या, हम क्यों जिताएं तुम्हें? तो लोग जो थे परेशान हो गए, बोले यार इसने आके काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन अब तो ये परेशान कर रहा है हमें, इसने इतना टैक्स बढ़ा दिया, इसने सेंसरशिप लगा दी, इसने हमें ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करवा रहा है हमें ये। तो ये सब चीज़ें देख के अब वो लोग परेशान हो गए थे। तो फ्रेंच आर्मी इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, तो इसीलिए इनको चाहिए थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, अगर हम मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखते हैं तो यूरोप विल बी फाइंड वी विल फाइंड नेशन स्टेट्स, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे, क्या हमें नेशन स्टेट मिलेंगे? नहीं भाई, उस समय बने ही नहीं थे, लोग लड़े यही तो रहे थे कि भाई बना दो, तो बने ही नहीं थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर डैश विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स प्रॉपर्टीज। भाई ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कौन रहते थे उस समय? ऑटोक्रेटिक मोनार्क रहा करते थे, निरकुंज राजतंत्र था, निरकुंज माने जिन पे किसी का अंकुश ना हो, राइट। तो ऐसे कौन होते हैं? ऐसे तो राजा ही दो होते हैं, उन पर किसी का अंकुश नहीं होता। तो उस समय ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या चल रहा था, पूरा ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का शासन चल रहा था, और जिसमें डाइवर्स पीपल रहते थे। अभी मैं डाइवर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेचारे अलग अलग भाषा बोलते थे, है ना, कुछ एक था ही नहीं आपस में, ठीक है। तो बहुत डाइवर्सिटी बहुत थी, जैसे इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ऐसी वहाँ पे भी वो राजा के अंतर्गत सब डाइवर्सिटी में रहा करते थे। बस उनको ये लगता था कॉमननेस क्या ही थी, बस यही थी कि राजा एक है, राजा एक है। नेशनलिज्म तभी तो नहीं डेवलप हो पाया बिल्कुल कुछ भी इनके अंदर पहले, फिर ही तो इसलिए तो एक लैंग्वेज करने की बात कही गई थी, इनको ला सटियन और ये सब सिखाया गया था कि पिताजी की भूमि है, तुम नागरिक हो, एक ही भाषा बोलेंगे तो सबको एक जैसा लगने लगे ना पहले, फिर ही तो कोई फाइट करेगा, मतलब मिलके। हाउ डिड द पीपल ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड लिव एट द टाइम ऑफ मिड 18th सेंचुरी? कैसे रहते थे मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे? जर्मनी के लोग, इटली के लोग, स्विट्जरलैंड के लोग, ये लोग कैसे रहा करते थे? जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स, जैसे आप अपने स्टेट्स बोलते हैं ना, कैंटन्स बोला जाता था उस समय वहाँ। तो राज्यों में बटे हुए थे।
यही डचेस, जैसे आप अपने स्टेट बोलते हो वही सब नाम है ना। तो ज़मीनों के टुकड़ों को नाम दे रखे हैं, तो इसी में ये बटे हुए थे, जहाँ रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज, राजा की अपनी एक स्वायत्त टेरिटरी होती थी कि भाई इतनी जगह पर मेरा शासन है। दूसरा, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। अभी हमने पढ़ा कि ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था उसमें राजाओं का शासन था। और ऑटोक्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि निरंकुश थे, इन पे किसी का अंकुश नहीं था, है ना। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत थी लोगों के अंदर, अलग अलग भाषा बोलना, बड़े अलग अलग तरीके से रहना। पीपल डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी। लोग अपने आप को ना उस समय इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के लोग को एक दूसरे को कलेक्टिवनेस कुछ थी ही नहीं, तो देखेंगे कहाँ से, ठीक है। और कोई कॉमन कल्चर भी नहीं था इन लोगों में। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब लोग भाषा अलग बोलते थे। एंड बिलोंग टू टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग जातीय ग्रुप में बटे हुए थे, ठीक है। आप इस जाति का, आप इस जाति का, आप इस जाति का, सब अपनी अपनी जाति में बात करें, कोई नेशन की बात ही नहीं कर रहा था, राइट। नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड हैब्सबर्ग एम्पायर रूल। अब हैब्सबर्ग एम्पायर ने कहाँ रूल किया था? तो हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड इन ऑस्ट्रियन हंगरी। एम्पायर राजा का शासन रहा होगा वहाँ पे, समझ लो, ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो कहाँ पर था? ऑस्ट्रियन हंगरी में। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन। अब कहाँ पर कौन कौन सी जगहें आ गई इसमें? द टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड स्टडनलैंड एज वेल एज बोहिमा, वेयर द ऑटोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। जहाँ पे जो इतने भी, बोहिमा में क्या था कि जो हमारे जो कुलीन वर्ग ना, ऑटोक्रेसी कौन होता है? अमीर लोग, रिच लोग जो होते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो जर्मन भाषा बोला करते थे। राइट टू इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ हैब्सबर्ग। दो बताओ जो इटालियन स्पीकिंग ऑफ प्रोविंसेस हो। प्रोविंसेस समझ लो वही प्रांत, जैसे आज हमारे राज्य हैं, तब वहाँ प्रोविंसेस होते थे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के पूछे तो लोम्बार्डी और वेनेशिया, ठीक है। यहाँ पर इटालियन बोली जाती थी, लोम्बार्डिया और वेनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन हैब्सबर्ग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक डैश लैंग्वेज वाइल द अदर हाफ डैश लैंग्वेज। तो भैया देखो, हंगरी में, सॉरी नॉट हैब्सबर्ग, हंगरी में क्या होता था? आधी पॉपुलेशन तो मैग्यार भाषा बोलती थी। ये पता तुम्हें क्या समझा रही है? तुम्हें समझा रही है कि उस जमाने में ना अलग अलग काइंड ऑफ पीपल अलग अलग भाषाएं बोलते थे यूरोप की। तो कौन कहाँ कौन सी भाषा बोल रहा है वो आ रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्यार। और बाकी तो दूसरा अलग ही डायलेक्ट्स बोलते थे। बट डायलेक्ट मतलब बोलियाँ, जैसे हमारी नहीं होती राजस्थानी बोली, हरियाणवी बोली, ऐसे। अब इन गलेशिया की अगर बात करें तो ऑटोक्रेसी यानी अमीर लोग क्या बोलते थे? पॉलिश भाषा बोलते थे। व्हेन डिड नेपोलियन फॉल ऑफ एंड द विनिया पीस सेटलमेंट। हाँ जी, विना पीस सेटलमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कब होता है? 1814 से 1815। भाई साहब बहुत परेशान हो गए, बहुत सारे देशों ने इकट्ठा किया, नेपोलियन से बहुत परेशान। नेपोलियन जगह जगह युद्ध कर रहे हैं, जीत रहे हैं ज़मीनें उनकी, बहुत सारे राजाओं ने इकट्ठा किया और एक संधि करी, आपस में मिले, सेटलमेंट किया, ठीक है। और ये सेटलमेंट हुआ था 1814 और 15। अब नेपोलियन यहाँ से पिक्चर से गायब है, ठीक है, खत्म, मार दिया नेपोलियन को, खत्म, भगा दिया एक तरीके से, ठीक है। व्हेन डिड द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। अब इधर ग्रीक में भी स्ट्रगल चल रहा है, देखो पूरे यूरोप में चल रहे हैं, इधर उधर स्ट्रगल चल रहे हैं। तो 1821, ये डेट्स याद कर लेना, डेफिनेटली एमसीक्यू में पूछी जाएगी आपसे, डेफिनेटली एमसीक्यू में पूछी जाएगी आपसे। और मैंने जितने सैम्पल पेपर देखे हैं उसमें देखा है कि डेट्स तो मैचिंग करने के लिए बहुत आ रही है, इसलिए, या फिर आपको ऑर्डर में लगाने के लिए आ रही है, कौन सा चीज़ कब हुई, ठीक है। तो ऑर्डर में लगाओ, कौन पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, तो ये कर लेना। वॉट हैपन इन 1848, क्या हुआ था भाई 1848 में? तो रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप, है ना, यूरोप में रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय। उन क्या चल रहा था? आर्टिशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवॉल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप क्या होती है भाई? आर्थिक रूप से संकट आ गया था, बहुत परेशान थे मिडिल क्लास लोग जो थे, वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। डिमांड चल रही है अभी भी, 1848 की बात चल रही है, डिमांड चलती कॉन्स्टिट्यूशन की एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की, कि भाई अपने को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, नहीं चाहिए राजा। इटालियन, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, सीज एटसेट्रा, ये सब डिमांड कर रहे थे नेशन स्टेट की। तो ये डिमांड चल रही थी बेसिकली 1848 में। राइट द ईयर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इंपॉर्टेंट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो उतने की तरह याद करके पहुंच जाना, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, ये आता ही है, इतने सैम्पल पेपर में देखा मैंने, क्वेश्चन कॉमन है ये। कब हुआ था यूनिफिकेशन? मतलब क्या होता है? इटली भी पहले बहुत सारे भागों में था, और जर्मनी तो पता नहीं कितने सारे भागों में था, अनगिनत, मतलब इतने सारे टुकड़े 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 ही थे, बस जर्मनी की ज़मीन थी, टुकड़े टुकड़ों में मिला के जर्मनी बनाया बस एक तरीके से, ठीक है। ये कब हुई थी इसकी यूनिफिकेशन? 1866 से 1871, इसके बीच में, मतलब 66 से शुरू वो किया होगा यूनिफिकेशन करना, और 1871 तक यूनिफाई हो गया था। ऐसे वहाँ 59 से शुरू किया इटली को, और 70 तक जाके इटली जो है यूनिफाई हो गया था। इन विच ईयर स्लैव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर, तो वो 1905 की घटना है। ये काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मुझे ये क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दो चलो, या फिर बस ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।
अब ये क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज विद इन द कल्चरली एंड रीजनली डाइवर्स पीपल ऑफ यूरोप। भाई कहाँ आया, किन के बीच में आया, वो जो लोग जिनका कल्चर अलग अलग था, वो लोग जिनको जो मतलब अलग अलग रीजन में रहा करते थे यूरोप के, उनमें आके इमर्ज हुआ एक तरीके से, है ना। इमर्ज होना क्या होता है, मिक्स हो जाना, राइट। आप लोग बहुत अलग अलग भाषाएं बोल रहे हो, आप लोगों का कल्चर अलग अलग है, लेकिन अब आपके अंदर कौन सी फीलिंग डाली जा रही है नेशनलिज्म की, कि आप सब अलग नहीं हो भाई, ये आप सब एक ही देश के वासी हो, आप सब भाई बहन हो। ये राजा है ना, अत्याचार कर रहा है आप सब, ये समझाया जा रहा है आपको, राइट। अपने अधिकारों के लिए तभी तो लड़ोगे जब आपको ये समझ में आएगा कि अधिकार हैं आपके पास कुछ, ठीक है। ये समझाया जा रहा था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, लोग आपस में कब मिलने लगते हैं, पहले तो सब अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं, कब मिलने लगे, जब एक टाइम आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब इंडस्ट्रीज़ लगी। तो देखो गांव में तो काम नहीं, अब लोगों को पता चला अच्छा इंडस्ट्रीज लग रही है, वो लोग अपने शहर में आ गए, शहर में आए, लोगों से मिलने लगे तो फीलिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र होंगी, लोग बात करने लगेंगे, है ना। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी बिल्कुल बदल गई। एंड दे आर इमर्स्ड ऑफ मिडिल क्लास। फिर यहाँ पर जो है मिडिल क्लास बनती है एंड कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसमैन। अब देखो एक नई क्लास आ गई, पहले क्या था, पहले पुअर पीपल थे, वो किसान विसान थे, फिर उसके बाद क्लर्जी वगैरह थे, चर्च वाले, फिर उसके ऊपर हम मान के चलते हैं कि राजा वजा हो गए थे। वो क्लास का बहुत डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब जब इंडस्ट्रीज़ बनी, सोसाइटी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई तो बीच की एक क्लास निकल कर आई, दैट इज़ मिडिल क्लास। तो लोग बिजनेस मैन होने लगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होने लगे, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, और लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, मतलब अब मिक्स पीपल आ गए थे। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द लाइफ ऑफ एरिस्टोक्रेसी। राजाओं का कुल एरिस्टोक्रेसी, नॉट राजाओं का, अमीरों का जीवन कैसा हुआ करता था। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास। भाई देखो, सामाजिक रूप से देखो या राजनीतिक रूप से देखो, है ना, सामाजिक रूप से समाज में देखो किसका दबदबा है, तो भी अमीरों का था, और राजनीति में देखो तो भी अमीरों का था। दोनों तरीके से हम देखते हैं कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, मतलब ऐसे अमीर लोग जिनकी ज़मीन है, उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट क्लास थी, उनका बड़ा दबदबा था। ऑन द कॉन्टिनेंट अगर हम बात करें, द मेंबर्स ऑफ द क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। लाइक ज़िंदगी जीने के जो तरीके थे ना, ये अमीरों के सब चोचले एक ही जैसे थे, आज भी एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो दैट कट अक्रॉस रीजनल डाइवर्जेंस। तो इससे रीजनल डाइवर्सिटी से फ़र्क नहीं पड़ता था कौन किस रीजन में, अमीर रहते एक ही तरीके से, मतलब जैसे आज नहीं है कि अमीरों का जीवन अलग ही है भाई साहब, है ना। तो बस वैसे ही है। दे ओन्ड एस्टेट्स, इनकी ज़मीन जायदाद होती थी इन द कंट्री साइड, यानी गाँव में, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, इनकी शहरों में पता है हवेलियाँ हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, राजनीतिक कार्यों के लिए तो फ्रेंच भाषा बोलते थे ये लोग। एट हाई सोसाइटी में जाके ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जो होती थी अपनी, है ना, राइट। द मेजॉरिटी ऑफ, नहीं एक पॉइंट रह गया, द फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। उनके परिवार जो थे, ये लोग अमीरों में ही शादी करते थे, तो ऐसे गरीबों में शादी नहीं करते थे। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ, किससे बनी थी, ज़्यादातर लोग, आज भी किसानी हैं, तब भी किसानी थे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय, वेस्ट की साइड ज़्यादातर लैंड क्या होती थी, किराए टेनेंट्स काम कर रखते थे, उस पर किराए पे ले लेते थे लोग, उस पर काम करते थे, स्मॉल ऑनर्स हुआ करते थे उस समय। वेस्ट की साइड थोड़ा ही काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना बस। द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट। बड़ी बड़ी, पता है ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या होता था, बड़ी बड़ी जागीरें होती थी। आपने वेस्ट में क्या पढ़ा भाई, टेनेंट्स किराएदार होते थे, छोटे ऑनर्स होते थे ज़मीनों के। लेकिन इधर ईस्टर्न और सेंट्रल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं लोगों के पास, और भूदास, भूमि पर दास लोग काम करते हैं, राइट। In which part of Europe the growth of industrial production and trade meant the growth of टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। भाई कहाँ पर हुआ था ये सारा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर टाउन्स बनने लगे तो वहाँ पर कमर्शियल क्लास आ गई, है ना, व्यापारिक लोग आ गए, बहुत ही ज़्यादा व्यापारी लोग, एक तरीके से एग्जिस्टेंस हुआ उनका, और ये प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट एक तरीके से उसके बेस पे सब कुछ चल रहा है। द हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में ये सब कुछ चल रहा था, वेस्टर्न और सेंट्रल, ये याद कर लेना, ठीक है। और व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट, इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ऐसा हुआ था। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मनी स्टेट, कब हुआ था वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस में, और दूसरे पार्ट्स में जर्मन स्टेट्स में कब शुरू हुआ था, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मतलब याद में आया था यहाँ पर, ठीक है।
और व्हाट इज लिबरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस ऑल्सो. द टर्म लिबरलाइजेशन ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर. लिबर मीन्स फ्री करना एक तरीके से. लिबरलाइजेशन क्या है भाई, हमें आज़ाद करो. किस चीज़ से आज़ाद करो? सबके लिए आज़ादी का अर्थ अलग है, अभी देखो आगे देखेंगे. फॉर द मिडिल न्यू क्लास, जो नई मिडिल क्लास बनी थी ना, लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल. भाई हम अपने आप में इंडिविजुअली फ्री हूँ, हम पर दूसरा शासन ना कर रहा हो. इक्वालिटी हो बिफोर द लॉ, कानून के रूप में हम लोग समान हों. पॉलिटिकली जो है इट एम्फेसाइज किस बात पे देता है? कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. और पॉलिटिकली क्या है लिबरलाइजेशन का मतलब? कि गवर्नमेंट जो बने वो किसकी सहमति पर बने, राइट, हमारे हिसाब से, हमारी कंसेंट से बने, यानी कि आप किसी को भी चुन दें. तो लिबरलाइजेशन का फिर से मतलब समझ लो. लिबरलाइजेशन देखो, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जो उसको फ्रीडम मिले, इंडिविजुअली फ्रीडम हो उसको, और इक्वालिटी हो बिफोर द लॉ. ठीक है. और पॉलिटिकली क्या एम्फेसाइज करते हैं कि जो गवर्नमेंट बने वो कंसेंट पर बने, है ना. व्हाट इज सफरेज? सफरेज क्या होता है? सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, है ना, वोट देने का अधिकार. और व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म? अब इकोनॉमिक देखो, पॉलिटिकली समझ लिया कंसेंट से सरकार बने, और मिडिल क्लास के लिए समझ लिया क्या थी. अब यहाँ पर आ जाओ इकोनॉमिक लिबरलिज्म. अगर मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक लिबरलिज्म लोग चाह रहे थे, तो क्या चाह रहे थे? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक. तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. मार्केट्स की आज़ादी हो, मतलब हम जो चाहें बेच सकें एक तरीके से. मार्केट में हमें ज़्यादा कुछ रोक टोक ना ज़्यादा हो. और एबोलिशन होना चाहिए स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस का. जो स्टेट ने, देखो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बना दोगे, आप बोलोगे ये नहीं बेच सकते, ये बेच सकते हो, यहाँ नहीं बेच सकते, वहाँ बेच सकते हो, यहाँ नहीं खड़े हो सकते, वहाँ नहीं. अरे बाबा, इतना परेशान करोगे तो आदमी व्यापार कैसे करेगा? ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था? इम्पोज जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, ये चाहते थे उनको हटाइए, गुड्स पे और कैपिटल पे आने जाने दीजिए. अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर मान लो कि एक स्टेट में चीनी अच्छी सी हो रही है और दूसरे स्टेट में चावल अच्छा रहा, अभी आने जाने पर आप बहुत ज़्यादा ही कानून लगा दोगे तो आना जाना फ्लो जो है रुक जाएगा, व्यापारी परेशान हो जाएंगे ना. इसीलिए वो लिबरलिज्म, यही इकोनॉमिक लिबरलिज्म है. वॉट वॉज ज़ोल्वरन? ज़ोल्वरन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. तो इट वॉज अ कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन थी ये. और व्हेन वॉज ज़ोल्वरन फॉर्म्ड? कब बनी थी ये? 1834 में बनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग ज़ोल्वरन? किसने बनाई थी ज़ोल्वरन? ठीक है. ज़ोल्वरन वॉज फॉर्म्ड एट अ इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट. तो प्रशिया ने बनाई थी और अदर जो जर्मन स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर बनाई थी. और व्हाट वाज डन बाय द कस्टम यूनियन? ये ज़ोल्वरन जो कि कस्टम यूनियन थी, क्यों बनी थी, क्या किया था इसने? है क्या ये ज़ोल्वरन कोई बम है? नहीं भाई, कस्टम यूनियन है, लोगों का ग्रुप है. द यूनियन एबॉलिश किया था इसने टैरिफ बैरियर्स को. टैरिफ बैरियर्स लगते थे ना, है ना, कि आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो आपको ये करना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये सब. और रिड्यूस किया था नंबर ऑफ करेंसीज़ को इसने. नंबर ऑफ करेंसीज पहले बहुत सारी होती थी. अभी वही मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ही बोल दिया जाए कि दिन भर में 50 जगह जाओगे तो 50 जगह अलग अलग करेंसी चलेगी और आप उसको अलग अलग कराते रहो, परेशान हो जाओगे. तो इन्होंने ये सब किया था कि टैरिफ बैरियर्स हटाए थे, है ना. और इन्होंने रिड्यूस किया था नंबर ऑफ करेंसीज को ओवर फ्रॉम 30 to 2. अब मेरे हिसाब से अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. अब आप लगा लो 52 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ. 52 मिनट्स हुए हैं, 1 मिनट 1 क्वेश्चन. ठीक है. एवरेज यही आ रहा है. 148 क्वेश्चंस हैं इसके टोटल. तो चलो करेंगे इसे फिनिश धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.